नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीते दिन से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसे ट्रंप ने ट्रंप की पोल खोल दी। तो आज ब्लैक एंड व्हाइट में जिस बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं वो विश्लेषण करेंगे कि आखिर यूक्रेन के युद्ध को ट्रंप का युद्ध क्यों ना कहा जाए। मोदीज वॉर अगर कह रहा है अमेरिका, वो भी रशिया यूक्रेन की जंग को, तो इसे ट्रंप्स वॉर क्यों ना कहें। जब यूक्रेन को हथियार अमेरिका दे रहा है, पैसा अमेरिका दे रहा है, तो क्या यह युद्ध अमेरिका और ट्रंप का युद्ध नहीं हुआ? लेकिन अमेरिका इस युद्ध को मोदी का युद्ध बता रहा है क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। आज हम अमेरिका के दावों की पोल खोलते हुए यह बताएंगे कि यूक्रेन का यह युद्ध राष्ट्रपति ट्रंप और उनके देश अमेरिका का ही युद्ध है। इसके बाद आपको देश का मिजाज बताएंगे। अगर देश में आज चुनाव हो तो देश की जनता किसे चुनेगी? ये सर्वे इंडिया टुडे सी वोटर ने किया है, जिसने देश के सभी राज्यों और सभी लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग आयु, वर्ग, धर्म, जेंडर के लोगों की राय ली गई। हम आपको प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन पर जनता की राय बताएंगे। आपको एनडीए और इंडिया गठबंधन की ताकत का अंदाजा भी आज जनता के मूड से हो जाएगा। अगर आज हो लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद वोटिंग, तो कौन जीतेगा चुनाव, कौन बनेगा पीएम। इसके बाद आपको जम्मू के हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल वैष्णो देवी में हुए हादसे के बारे में बताएंगे। इस हादसे ने देश को झकझोर दिया है। इसमें अब तक 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। आखिर जब मौसम खराब था तो ये यात्रा रोकी क्यों नहीं गई? और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी? अगर आपसे किसी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या रिटेल स्टोर पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है और यह कहा जाता है कि इसी पर आपका बिल आएगा, तो आप मोबाइल नंबर देने के लिए बाध्य नहीं है। और कॉन्टैक्ट नंबर ना देने पर बिल या कोई जरूरी सर्विस देने से आपसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने रशिया यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया है, मोदीज वॉर, और यह कहा है कि मोदी रशिया से कच्चा तेल खरीदकर उसकी वॉर मशीनों को फंडिंग दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा बयान है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, निंदा हो रही है। लेकिन यह सवाल है कि जब यूक्रेन को हथियार अमेरिका से मिल रहे हैं, पैसे अमेरिका से मिल रहे हैं, सारी खुफिया जानकारी अमेरिका से मिल रही है, आर्थिक पैकेज अमेरिका से मिल रहा है, तो फिर यह यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध यानी मोदीज वॉर कैसे हुआ? क्या इसे ट्रंप्स वॉर यानी ट्रंप का युद्ध नहीं कहना चाहिए? यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में दिया है। और ये वही पीटर नवारो है जिन्होंने रशिया से कच्चे तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाने का आइडिया राष्ट्रपति ट्रंप को दिया था। और अब यही साहब क्या कह रहे हैं कि अगर मोदी रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करते तो इसका मतलब यह होगा कि रशिया अपनी वॉर मशीनों को भारत के पैसे से चला रहा है और यह यूक्रेन युद्ध पुतिन का युद्ध नहीं बल्कि ये मोदी का युद्ध है। पहले इनको सुनिए जरा, अब खोलते हैं इन लोगों का जरा कच्चा चिट्ठा और आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। पीटर नवारो की इस दलील में भारत के खिलाफ एक नफरत दिखती है और यही वो शख्स है जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भारत के खिलाफ बातें भर रहा है और जो नाम इन्हें वेस्टर्न मीडिया दे रही है वो है मैडमैन बिहाइंड मैडमैन। वो ये कह रहे हैं पीटर नवारो कि जब भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदता है तो इससे रशिया को पैसा मिलता है, फिर इन्हीं पैसों को रशिया युद्ध में खर्च करता है और जब इससे युद्ध की आग और भड़कती है तो अमेरिका को यूक्रेन की मदद करनी पड़ती है और अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा मोदी के कारण मजबूरन यूक्रेन युद्ध में खर्च हो जाता है। सुनिए इनको, अजीबो गरीब दलील। और इस अजीबो गरीब दलील के लिए पीटर नवारो को वाकई पुरस्कार मिलना चाहिए। इनके राष्ट्रपति तो नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं, लेकिन इनको एक पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अमेरिका के अपराध को छिपाकर भारत को दोषी बताने के लिए खूब मेहनत की। दलीलों का एक माया जाल बुनते हुए इतनी मेहनत करके उन्होंने ये दलील बनाई जिससे वो इस युद्ध को मोदी का युद्ध साबित कर सके। लेकिन आज हम अमेरिका के दावों की पोल खोलना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये मोदी का युद्ध नहीं है बल्कि ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और उनके देश अमेरिका का युद्ध है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर अमेरिका के एक झूठ का
पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाती हूं। देखिए, ये मुमकिन है क्योंकि स्ट्रेटेजिक तौर पर भारत और अमेरिका रिश्ते रखना चाहते हैं, भारत भी रखना चाहता है। लेकिन अगर इस पूरी कड़ी में इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब सीधे तौर पर अमेरिका उतर रहा है या पीटर नवारो उतर रहे हैं, तो इसके बड़े मायने हैं। और हम आज एक एक झूठ का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए आप और दुनिया को बता दीजिए कि ये मोदी का नहीं बल्कि ट्रंप का युद्ध है। भारत ने कभी भी रशिया यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया और हमने हमेशा से शांति की अपील की है। जिस वक्त ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त बिना वक्त गवाए मार्च 2024 में भारत के विदेश मंत्रालय ने इस युद्ध की निंदा की थी। क्या कहा था वो मैं आपको पढ़कर बताती हूं और इसे जरा पीटर नवारो भी ध्यान से सुन ले। भारत यूक्रेन के हालिया घटनाक्रमों से बेहद चिंतित है। हम तत्काल तनाव कम करने का आह्वान करते हैं और सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने की वकालत करते हैं, अपील करते हैं। सुरक्षा परिषद और महासभा में हमारे वक्तव्यों में तत्काल युद्ध विराम और फंसे हुए नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। ये 15 मार्च 2022 की हम आपको दिखा रहे हैं, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारतीय विदेश मंत्रालय ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पूरी बात कही है। तो ये मार्च 15, 2022 का जैसे ही इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब का ये स्टेटमेंट है। उस वक्त भारत ने ना सिर्फ यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने 16 सितंबर 2022 को समरकंद के एससीओ समिट में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने की बातचीत में यह कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। जरा इसे भी सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर युद्ध का विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका इसे मोदी का युद्ध बता देता है। लेकिन जो राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलास्का में शांति वार्ता के नाम पर ट्रेड डील, कच्चे तेल और ऊर्जा सौदों पर चर्चा कर रहे थे, उनको देखिए। मोदी ने पुतिन से कहा यह युद्ध का युग नहीं है, सामने बैठकर कहा। और ये है अलास्का में मुलाकात जब होती है व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की, तो ऊर्जा समझौते पर चर्चा करते हैं, ट्रंप ने पुतिन से कहा। अब आप समझ लीजिए, एक तो हम तेल खरीदे तो इनको बड़ी नागवारा गुजर रहा है, वहां ऊर्जा के लिए ट्रेड डील, कच्चे तेल, ऊर्जा सौदों पर चर्चा कर रहे हैं। वो अमेरिका और पीटर नवारो को दिखता नहीं है क्या? हकीकत तो यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 के एससीओ समिट में यूक्रेन युद्ध का विरोध किया, ये 2022 के ही एससीओ समिट की बात है, पश्चिमी देशों ने की थी पीएम मोदी की जमकर तारीफ। यूक्रेन इन्वेजन, मैक्रोन एंड यूएस साइट मोदीज नॉट एरा ऑफ वॉर रिमार्क टू पुतिन। आप सोचिए कि यूक्रेन इन्वेजन पर ये पश्चिमी मीडिया ही था जो ये बता रहा था कि चाहे वो फ्रांस के मैक्रोन हो या अमेरिका हो, दोनों ये कह रहे थे कि मोदी भी कह रहे हैं इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी ये युग नहीं है युद्ध का। पीएम मोदी वाज राइट, पीएम मोदी सही है, ये इमैनुअल मैक्रोन कह रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, नॉट एन एरा ऑफ वॉर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नॉट एन एरा ऑफ वॉर को तमाम पश्चिमी मीडिया ने हाईलाइट किया था, हेडलाइंस बनाया था, और चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, तमाम देशों ने उसकी प्रशंसा की थी, जिसमें सबसे ज्यादा यूएन चीफ गुतेरेस says he fully supports PM Modi's not an era of war। यानी यूएन तक ने प्रधानमंत्री के इस बयान की प्रशंसा की थी और इससे एक आधार बना था, क्योंकि सितंबर 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये युद्ध का युग नहीं है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी खुद इस बात को दोहराया। पीटर नवारो साहब ये सब भुला देते हैं। तो अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूं, ये मेरे हाथ में जो कागज है, क्योंकि ये साल 2022 में G20 समिट का है।
अब देखिए G20 बाली लीडर्स डिक्लेरेशन, ये भी पीटर नवारो तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे हाथ में जो G20 समिट का जॉइंट डिक्लेरेशन है, जिसमें अमेरिका जैसे देशों ने ही प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों को शामिल किया था कि युद्ध का युग नहीं है। अगर आप जूम इन करके हमारे दर्शकों को दिखा सके तो ये वो लाइन है, ये G20 समिट का है जिसमें अमेरिका भी सदस्य है। और यहां पर जब जॉइंट डिक्लेरेशन शामिल किया गया था तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइन शामिल की गई थी। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? इस लाइन में लिखा हुआ है टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। ये देखिए टुडेज एरा, ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाला है, ये टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर। ये लाइन किसने शामिल की थी? G20 ने इस डिक्लेरेशन में, अपने जॉइंट डिक्लेरेशन में जिसमें अमेरिका भी सदस्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइन शामिल की गई थी। इससे आप समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन बावजूद इसके बड़े स्क्रीन पे भी हमने आपके लिए डाल दिया है कि G20 इंडोनेशिया बाली लीडर समिट में 15-16 नवंबर 2022 को इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस लाइन को शामिल किया गया था। अमेरिका और पीटर नवारो ने बिना होमवर्क किए सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के लिए, वही दबाव जो कभी टैरिफ बढ़ाकर वो लगा रहे हैं, वही दबाव जो किसी न किसी तरीके के बयान से, भारत विरोधी बयान देकर वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस युद्ध को मोदी का युद्ध बताया जा रहा है, जबकि सच ये है कि जब पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी रशिया के दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर ये कहा था कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। इस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी। भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा नेताओं में से विश्व में है जो दोनों से ही, चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर जेलेंस्की हो, दोनों के सामने बैठकर युद्ध पर अपनी स्थिति खुलकर बोलते हैं, भारत का पक्ष रखते हैं और बार बार दोहराते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। क्या ट्रंप की बात राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर कह सकते हैं? ये सारे वो सबूत हैं जिनसे ये साबित होता है कि यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहना पूरी तरह से बेबुनियाद है। लेकिन अब आपको वो सबूत दिखाते हैं जिनसे ये पता चलता है कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध है, यानी दिस इज ट्रंप्स वॉर। चलिए एक एक सबूत आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिससे आपके सामने ये तस्वीर साफ होगी कि हम इसे क्यों कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध है। यूक्रेन को अमेरिकी आर्थिक मदद, ये जो 11,54,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, हथियार खरीद में खर्च किए जाते हैं। ये सोर्स भी आपको बता रहे हैं, नीचे सोर्स है कियल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जर्मनी का एक मशहूर थिंक टैंक है जिसका नाम है कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसकी रिपोर्ट कहती है कि 24 जनवरी 2022 से 30 जून 2025 के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को 11,54,000 करोड़ रुपए, जो आप देख रहे हैं, ये आर्थिक मदद दी है। और इसमें 56% पैसा कहां खर्च हुआ? सिर्फ हथियार खरीदने के लिए दिया गया। तो ट्रंप साहब, क्या आपके डॉलर से ये युद्ध नहीं चल रहा है? ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है। अमेरिका ने साल 2022 से अब तक यूक्रेन को 6.5 लाख करोड़ रुपए की मिलिट्री एड दी है। हम अगर ह्यूमैनिटी के लिए, अगर वहां पर लोगों के लिए मदद दी जाए, हम भी दवाएं भेजते हैं, भारत भी दवाएं भेजता है यूक्रेन में, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको मिलिट्री एड। तो देखिए 6.5 लाख करोड़
की मिलिट्री एड दी है, 4,65,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है और ह्यूमैनिटेरियन एड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानवीय सहायता के लिए अगर वो 34,437 करोड़ रुपए दिए हैं तो वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सैन्य सहायता कितनी है? 56.3%। आर्थिक मदद कितनी है? 40% के आसपास। मानवीय सहायता कितनी है? ये देख लीजिए, ये है अमेरिका की पोल। ये बताता है कि जब बात ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की होती है, मानवीय सहायता की होती है, कि जो लोग युद्ध से प्रभावित हैं, तब देखिए पाई चार्ट कैसे बढ़ जाता है। उधर लाल ही लाल रंग दिख रहा है जब सैन्य सहायता के लिए, हथियारों के लिए पैसा देता है अमेरिका। जब वो आर्थिक मदद देते हैं तब भी मामला काफी 40% के ऊपर दिख रहा है, लेकिन जब मानवीय सहायता की बात आती है तो देखिए 3.2% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनकी सोच। अब इन आंकड़ों को देखिए जिससे ये युद्ध यूरोप का युद्ध लगता है। अमेरिका के बाद यूक्रेन युद्ध के लिए यूरोपियन यूनियन कितना देता है? 6,37,000 करोड़। जबकि अगर आप देखिएगा पहला आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं, जर्मनी कितना देता है? 2 लाख करोड़ के आसपास समझिए, लगभग 2.25 लाख करोड़ ब्रिटेन और 1.25 लाख करोड़ के आसपास जापान देता है। अब ये जितने देश हैं, ये सब जो ये पैसा दे रहे हैं, यूक्रेन को आर्थिक मदद कर रहे हैं, और अगर हथियार खरीदने में से यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि अमेरिका का तो साफ था कि हथियारों के इस्तेमाल के लिए कितना पैसा वो ले रहे हैं। अगर सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 6 महीनों का कार्यकाल देखें तो इसमें भी यूक्रेन को 2,582 करोड़ रुपए की सैन्य मदद मिल चुकी है। सैन्य मदद हम कह रहे हैं, मिलिट्री एड, यानी वो उनके सेना के लिए खर्च होने वाला पैसा है। सेनेट कमेटी से जो अतिरिक्त पैसा मिला है वो 8,609 करोड़ है। तो ट्रंप के कार्यकाल में जो यूक्रेन को मदद है और ये जो सैन्य मदद वो 2,582 करोड़ रुपए का दे रहे हैं, इससे क्या वहां शांति के कबूतर उड़ाए जा रहे हैं? इन पैसों का इस्तेमाल वहां हथियारों के लिए हो रहा है और उसी हथियार से ये युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन। अगर तो ये ट्रंप्स वॉर क्यों नहीं है? इन सारे पैसों के हथियार यूक्रेन को दिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका की सेनेट ने भी, आपने देखा कैसे 8,609 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैसा दिया है, और यूक्रेन पर राष्ट्रपति ट्रंप भी खूब पैसा बहा रहे हैं, लेकिन उनके डॉलर में तो ऐसा जादू है कि इससे युद्ध हो ही नहीं सकता। अमेरिका कहता है कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है, इसीलिए ये मोदी का युद्ध है, लेकिन जरा इसका भी कच्चा चिट्ठा आज आप देख ही लीजिए। साल 2022, साल 2023 और साल 2024 के 3 सालों में भारत ने रशिया से 14,20,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल, गैस और बाकी सामान खरीदा। लेकिन इन्हीं 3 सालों में यूरोपियन यूनियन ने 27,76,000 करोड़ रुपए का, ये देखिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं, ये देखिए ना मैप, अगर आप रशिया से यूरोपियन यूनियन का देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन का जो आयात है, जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भारत से कहीं ज्यादा है। 27,76,000 करोड़ रुपए, जिसका वो कच्चा तेल ही खरीद रहे हैं, नेचुरल गैस ही खरीद रहे हैं और बाकी सामान भी खरीद रहे हैं, जो भारत से दोगुना है। 14 और सीधा 28 के आसपास ये नंबर आ जाता है। दोगुना यूरोपियन यूनियन इस वक्त खरीद रहा है। अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन खुद उसने भी रशिया के साथ व्यापार को बंद नहीं किया है। जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तब से इन 3 सालों में अमेरिका ने रशिया से 2,11,000 करोड़ की खरीद की है। 2,11,000 करोड़ की ये खरीद की है, और ये वर्ष 2022 से, जब से युद्ध शुरू हुआ है, 3 सालों की बात हम बता रहे हैं, 2,11,000 करोड़ की। क्या क्या खरीदा है? फर्टिलाइजर्स, यूरेनियम, प्लूटोनियम, पैलेडियम, ये सब कुछ खरीदा। और सोचिए, अमेरिका के साथ व्यापार करके रशिया ने जो पैसे कमाए हैं, क्या वो पैसे रशिया ने युद्ध में खर्च नहीं किए होंगे? उस पैसे से क्या व्लादिमीर पुतिन शांति के कबूतर खरीद रहे हैं? या कहीं ऐसा लिखा है कि रशिया सिर्फ भारत के पैसों को ही युद्ध में खर्च करता है? जैसे विवेक मर जाता है, वही हाल हो रही है। ये स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, जो अब दिखाएंगे, जिसमें साफ दिख रहा है कि यूक्रेन से लेकर इजराइल तक अमेरिका ने हर युद्ध में खूब हथियार बेचे, हथियार ही हथियार बेचे, और इन सारे हथियारों की बिक्री से इतना पैसा कमाया है कि वो दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। और इसीलिए
नैतिक रूप से यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध नहीं बल्कि ट्रंप्स वॉर कहना चाहिए। आपके सामने कुछ नंबर्स रखते हैं। दुनिया में हथियारों की बिक्री में हिस्सेदारी अगर आप देखिए 2020-24 43%। कितना बदलाव आया है? पहले 2015 से 19 से 21% का इजाफा हो गया है साहब, अगर आप देखें तो यहां पर लेकिन 7% का इजाफा है। अगर हम 15 और 19 से देखें तो 8% का इजाफा है, 35 से 43% हुआ है। फिर आप आ जाइए फ्रांस का। फ्रांस में 8.6 से 9.6 है। फिर यहां पर वर्ष 2015-16 में आप देखिए तो जो रशिया था वो 21% है, 7.8 अब हो गया है। दुनिया में हथियारों की बिक्री में जो हिस्सेदारी वो हम आपको बता रहे हैं, रशिया के लिए जबरदस्त गिरी है, अमेरिका के लिए वैसे ही ऊपर बढ़ी है और चीन के लिए मामूली बढ़त है, 6.2 हुआ है 5.9 से, 5.6 से 5.7, 0.1% जर्मनी के लिए बढ़ा है। लेकिन अगर ये युद्ध हो रहे हैं विश्व के अलग अलग हिस्सों में तो सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? ये नंबर्स आपको बता रहे हैं कि ये फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हो रहा है, जो 35% से सीधे हथियारों की बिक्री में 43% पर पहुंच गया है। अगर पीटर नवारो इस युद्ध को मोदीज वॉर बता रहे हैं तो इसके पीछे कूटनीतिक वजह भी हो सकती है। असल में अमेरिका चाहता तो वो इसे भारत का युद्ध भी कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना करके सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम का इस्तेमाल किया। बीते दिन की आपको बात याद होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर का श्रेय लिया क्योंकि टेबल पर बैठे हुए उनके प्रशंसकों के एक हुजूम ने तालियों के बीच और हंसी मजाक के बीच एक बार फिर से उनको क्रेडिट दिया, नोबेल पुरस्कार की बात की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ही युद्ध रुकवाया है, ट्रेड डील की धमकी भी दी है। लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो उन्होंने कहा ही इज अ टेरिफिक मैन, यानी वो एक कमाल के व्यक्ति हैं। लेकिन आज जब नवारो का इस्तेमाल हो रहा है तो भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे एक कारण यह हो सकता है कि अमेरिका सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करके भारत पर अपने दबाव को बढ़ाना चाहता है, वही दबाव जिसे अब तक भारत ने खारिज किया, देश हित में अमेरिका की शर्तों पर उसके साथ ट्रेड डील करने से इनकार किया। यह भारत के लिए असीम गर्व की बात है कि अमेरिका लगातार इस तरह से दबाव बना रहा है और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द बैठे लोग अब सीधा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुके जो है बयान दे रहे हैं, भारत पर दोष मढ़ रहे हैं। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए। एक और कारण क्या है? वो ये हो सकता है कि ट्रंप प्रशासन ने रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन इस फैसले पर ट्रंप प्रशासन को ज्यादा लोगों का समर्थन नहीं मिला और इसीलिए हो सकता है कि आलोचनाओं से बचने के लिए पीटर नवारो ने यह बयान देकर अमेरिका के लोगों को उकसाया है, क्योंकि अमेरिकी इस वक्त चाहते हैं कि ये युद्ध रुके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका में सबसे बड़ा तबका यही चाहता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जंग रुक जाए। अब अमेरिका के लोगों को अगर उकसाना है तो यही मौका है, इस युद्ध के खिलाफ, भारत के खिलाफ आप उकसाइए। और फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युद्ध के कारण अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा यूक्रेन युद्ध में बर्बाद हो रहा है। मतलब किस तरह से वो पूरा का पूरा ब्लेम शिफ्ट करने की एक साजिश रच रहे हैं और इसीलिए 50% टैरिफ का फैसला बिल्कुल सही है, ये भी जस्टिफाई करने की कोशिश नवारो कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अमेरिका के कई नेताओं और लोगों का इस पर समर्थन नहीं मिल रहा है। आप अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री रिचर्ड वॉल्फ को सुनिए, जो भारत पर 50% टैरिफ को अब तक का सबसे गलत फैसला मान रहे हैं। लेकिन क्या अब ऐसी तार्किक बातों के लिए अमेरिका में जगह बची है? ये एक बहुत बड़े तबके को अमेरिका में सोचना होगा। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों की ये रणनीति नई नहीं है। आप उनके इन चुनावी भाषणों से सुनिए जिनमें वो यूक्रेन युद्ध को पहले बाइडेन्स वॉर यानी बाइडेन का युद्ध बताते थे। सुना आपने? ये तो कुछ हिस्से हमने निकाले हैं जो आसानी से मिल गए, जिसमें बाइडेन्स वॉर बताया जा रहा था। खैर, आजकल अमेरिका के बयान राजनीतिक फायदे के लिए ज्यादा और वास्तविकता से, तर्क से काफी दूर होते हैं और ये बयान भी उन्हीं में से एक है। और इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को जो डेड इकोनॉमी बताया था, वो बयान भी ऐसा ही था। और आज तो एक नई रिपोर्ट आई है जो इस बयान की पोल खोलने के लिए काफी है। ब्रिटेन की एक मशहूर कंपनी है अर्स्ट एंड यंग, EY की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2038 तक भारत परचेजिंग पावर के मामले में चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, चाइना के बाद इंडिया।
और हम अमेरिका और यूरोप से आगे निकल जाएंगे। जब किसी देश की जीडीपी को परचेजिंग पावर में गिनते हैं तो यह देखा जाता है कि वहां के लोग अपनी करेंसी में कितनी चीजें खरीद सकते हैं। परचेजिंग पावर, जैसे अमेरिका के अगर आप देखिए तो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर अगर $2 का मिलता है, लेकिन भारत में इतने ही $2 में 3 बर्गर्स आ सकते हैं। यानी परचेजिंग पावर के मामले में भारत का साइज बड़ा है और 2038 तक ये इतना बड़ा हो जाएगा कि हम अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और हमारी परचेजिंग पावर बढ़ने के 4 मुख्य कारण होंगे। ये अर्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट है जिसके आधार पर हम ये स्टोरी आपको दिखा रहे हैं। क्या करें? पहली वजह जो बताई गई है, भारत में लोग ज्यादा बचत करते हैं, सेविंग्स, और इनमें भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर बचत करती हैं। दूसरा, भारत में निवेश दर काफी अच्छा है। तीसरा, हमारी जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये हमारे लिए एक एसेट इस मामले में साबित होगा। और चौथा, हमारे देश में सरकारी खर्च की स्थिति भी ठीक ठाक है जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था निरंतर बनी हुई है और पिछली तिमाही में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रहा है। जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात की तारीख भी सामने आ गई है। 1 सितंबर को चीन के त्यानजिन शहर में एससीओ समिट के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन अपने भारत दौरे को लेकर आधिकारिक जानकारी दे सकते हैं। इस बार का एससीओ समिट पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनने वाला है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, हमारे प्रधानमंत्री एक मंच पर होंगे और जब पूरी दुनिया इन तीनों नेताओं को एक साथ देखेगी तो इसके कई मायने होंगे। पहला, इससे यह संदेश जाएगा कि रशिया पूरी तरह से अलग थलग नहीं है। दूसरा, इसे भारत और चाइना के रिश्तों में भी एक नया पड़ाव शामिल होगा। तीसरा, एससीओ के मंच को पश्चिमी देशों के विकल्प वाले मंच की तरह देखा जाता है और ऐसे में जब भारत, चाइना, रशिया यहां साथ दिखेंगे तो इससे यह संदेश जाएगा कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश अब अपनी शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चाहते हैं। चौथा, रशिया चाहता है कि भारत और चाइना उसके तेल गैस के सबसे बड़े खरीदार बने रहे और अगर इस क्षेत्र में तीनों देशों के बीच नई ऊर्जा नीति बनती है, एक नया ऊर्जा समझौता होता है, तो इससे रशिया पर पश्चिमी प्रतिबंधों का जो असर है वो कम हो जाएगा। और आखिर में एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का आना यह संकेत देगा कि अमेरिका इंडो पैसिफिक गठबंधन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एशिया में एक बड़ा काउंटर ब्लॉक भी खड़ा हो रहा है जिससे अमेरिका पर ही दबाव आएगा। हालांकि यहां कुछ देश ये कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर यूक्रेन युद्ध में उनका साथ दे रहे हैं, तो उन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि रशिया के साथ भारत के रिश्ते आज के नहीं हैं। रशिया सोवियत संघ के जमाने से हमारा मित्र देश है और बड़ी बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन से मिल सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से क्यों नहीं मिल सकते, जबकि हमारे तो रशिया के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे। अब देखिए, आज एक और बड़ा सवाल है कि क्या हम इस बार का जो एससीओ समिट है वो दुनिया को रशिया यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर 2 धड़ों में बांट सकता है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अगर आप देखिए तो जैसे जैसे समिट की अब घड़ी आ रही है, तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे रशिया के यूक्रेन पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। आज भी रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई हमले किए जिनमें उस भवन को भी नुकसान पहुंचा जहां यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधि मंडल बैठता है। यूक्रेन का दावा है कि रशिया के इन हमलों में अब तक 14 लोग मारे जा चुके हैं जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला एक ही रात में हुआ और कुल 629 मिसाइलों, ड्रोन से यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया गया जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया सिर्फ ताकत और दबाव की भाषा समझता है, इसीलिए रशिया पर नए प्रतिबंध लगाने चाहिए और उसे बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहिए। रशिया के इन हमलों की कितनी तपिश एससीओ समिट के मंच पे, जो एससीओ का समिट होगा उसके मंच पर पड़ेगी, ये 31 अगस्त और 1 सितंबर को ही पता चलेगा जब चाइना में इस समिट का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर में इस समिट के लिए रवाना हो रहे हैं जिसमें सबसे पहले वो जापान की यात्रा पर जाएंगे और इसके बाद एससीओ समिट में शामिल होने के लिए वो चाइना रवाना होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ समिट से पहले जापान जाना कई मायनों में अहम माना जा रहा है, तो इसके पीछे क्या है वो भी समझिए। साल 1951 से जापान अमेरिका का रणनीतिक साझेदार रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये हमने ये खबर जैसे ही दिखाई, देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे पर आज रवाना हो रहे हैं, जिसमें वो सबसे पहले जापान जाएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री एससीओ समिट के लिए चाइना पहुंचने वाले हैं। अगर आप देखिए तो जापान जाने के पीछे जो वजह देखी जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ समिट में पहले जापान जाना। साल 1951 से जापान अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, उसका नेचुरल एलाय भी है, जिसे अमेरिका काफी अहमियत देता है। लेकिन टैरिफ के मुद्दे पर भारत की तरह अमेरिका और जापान के रिश्तों में भी तनाव आया है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस दौरे पर रवाना हो रहे हैं और सबसे पहले जापान जा रहे हैं, तो वहां पर एक किस तरह की रणनीतिक साझेदारी हो सकती है और टैरिफ का जो ये मामला है जो जापान को, भारत जैसे देशों को परेशान कर रहा है, उसमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए, इन सब पर भी चर्चा होगी। हाल ही में दोनों देशों के बीच ये तय हुआ था कि अगर अमेरिका जापान पर टैरिफ की दरों को कम रखता है तो बदले में जापान अमेरिका में 47 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। क्योंकि अमेरिका की देखिए अब ट्रंप की नीति साफ है, एक हाथ दे एक हाथ ले, चाहे वो कोई विमान ही क्यों ना हो, चाहे वो कहीं का गोल्फ कोर्स क्यों ना हो, चाहे वो स्पेशल आईफोन का डील ही क्यों ना हो। ऐसा ही वो जापान के साथ भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये वही डील है जिसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कई दिनों से ये कह रहे थे कि टैरिफ से अमेरिका का खजाना भरने वाला है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि अब ये डील टूटती हुई दिख रही है। आज जापान के वार्ताकारों को इस निवेश के सिलसिले में अमेरिका जाना था, लेकिन उन्होंने इस यात्रा को अचानक से रद्द कर दिया है। और इसके बाद से अब यह चर्चा तेज हो रही है कि क्या जापान अमेरिका में निवेश के फैसले को टाल सकता है। 47 लाख करोड़ के निवेश का अगर वादा हुआ है और अगर वो इसे टाल रहा है तो इसका मतलब क्या। और अमेरिका भी फिर से जापान पर क्या 15% की जगह 25% टैरिफ लगा सकता है। ये इस तरह की सिचुएशन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के जापान जाने से अमेरिका के दिल की धड़कन तेज हो सकती है और भारत भी जापान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकता है। जापान वही देश है जिसे सुजुकी कंपनी ने मारुति कंपनी के साथ मिलकर गुजरात के हंसलपुर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उत्पादन शुरू किया है। भारत के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जापान की कंपनियों ने बड़ा योगदान दिया है और भारत में काफी बड़ा निवेश भी किया है। मारुति सुजुकी एक घर घर में जाने वाली, नाम लिए जाने वाली नाम है। सुजुकी, टोयोटा, होंडा, हिटाची और सोनी जैसी कंपनियां जापान की ही हैं। भारत ने जापान के साथ साल 2024-25 में 2,13,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया था और आज भी भारत में जापान की 1,434 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और 5,205 बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स भी भारत में जापान के हैं। तो इस रिश्ते की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जापान के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा जापान भारत में विदेशी निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है। निवेश के नजरिए से अगर आप देखिए तो 5वां भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश जापान है, जिसने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच 3,71,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश किए हैं। और हमारे देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच जिस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है उसमें जापान की भूमिका बहुत अहम है। जापान के साथ भारत का एक और खास रिश्ता है और वो रिश्ता है स्वदेशी आंदोलन का। आजादी के 8 साल बाद साल 1955 में जब राज कपूर की फिल्म श्री 420 आई, तब इसका एक गाना काफी हिट हुआ था, आपको याद होगा। इस गाने के बोल थे, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस गाने को मशहूर गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था और उन्होंने बताया था कि इस गाने से वो ये बताना चाहते थे कि हमारे तन पर जूते, कपड़े, टोपी किसी भी देश के हों, लेकिन हमारा जो दिल है वो हिंदुस्तानी है। लेकिन वक्त के साथ इस गाने को लेकर ये चर्चा भी शुरू हुई कि ये जूता जापान की जगह भारत का ही क्यों नहीं, ये पतलून भारत का ही क्यों नहीं और ये टोपी भी भारत का ही। हम स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करते हुए ये क्यों नहीं कह सकते कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस जमाने में जो फटे जूतों के लिए जापानी जूतों का मुहावरा बोला जाता था, जिसकी वजह से इस गाने में जापान का नाम डाला गया। लेकिन जापान के साथ हमारा एक ऐतिहासिक रिश्ता है
और आजादी के आंदोलन में भी जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी। तो आज जब प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर जा रहे हैं, ये बातें आपको फिर से जरा याद कर दें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक समिट के लिए जापान रवाना हो रहे हैं और इस समिट पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी और आज तक पर हम इसकी सबसे बड़ी कवरेज और सबसे साफ और बड़ा विश्लेषण भी आपको जरूर दिखाएंगे। अपने अगले विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि अगर आज हो देश में चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, क्या कहता है मूड ऑफ द नेशन, क्या कहता है देश का मिजाज। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने मिलकर किया है ये सर्वे। सैंपल साइज है कुल मिलाकर 2,06,826। मौजूदा जो सर्वे किया गया है वो 54,000 से ज्यादा लोगों पर है, लेकिन 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जो लगातार इस सर्वे में शामिल हो रहे हैं और रोलिंग डेटा के आधार पर कंपैरेटिव एनालिसिस इस डेटा का किया गया है। तो जो सबसे पहला सवाल हमने देश की जनता से इस सर्वे में पूछा था, जो आपके लिए बहुत दिलचस्पी वाला सवाल होगा, वो है इंडिया टुडे के सर्वे में मोदी की पकड़ मजबूत है, ये सबसे बड़ी हेडलाइन है इसकी, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन तो 34% कह रहे हैं बहुत अच्छा, अच्छा कहने वाले 24% हैं, 13% इसे औसतन मान रहे हैं। तो अच्छे वाले और एवरेज मानने वाले कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि लगभग 58% प्लस ये 13% जोड़ सकता है, लेकिन खराब और बहुत खराब मानने वाले, खराब वाले 13% हैं और बहुत खराब मानने वाले 14% हैं। तो कुल 27% जो लोग इस सर्वे में शामिल हुए उन्हें खराब या बहुत खराब प्रदर्शन लगा। अब जो अगला सवाल हमने पूछा है, सरकार के तौर पर एनडीए का प्रदर्शन आपको कैसा लगा, तो संतुष्ट या बहुत संतुष्ट वाले 52% थे, असंतुष्ट या बहुत असंतुष्ट वाले 27% थे। जो अगला सवाल हमने इस सर्वे में पूछा, अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं, तो 52% लोग कह रहे थे नरेंद्र मोदी को। आंकड़ा पलट दीजिए, 25% लोग कह रहे थे राहुल गांधी का नाम। मोदी के बाद बीजेपी में पीएम पद के लिए सबसे बेहतर दावेदार आपकी नजर में कौन है, तो सबसे आगे है गृह मंत्री अमित शाह 28% वोटों के साथ सबसे आगे है अमित शाह। उसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत करीब 2% के गैप पर 26% पर है और नितिन गडकरी तीसरे नंबर पर 7% के साथ है। जो अगला सवाल हमने इस सर्वे में जनता से पूछा वो है नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का प्रदर्शन आप कैसा मानते हैं, तो 28% बहुत अच्छा, 22% अच्छा। इन दोनों को जब आप मिलाते हैं 40% होता है और इसमें अगर आप औसत को भी जोड़ ले तो ये 56% के आसपास हो जाता है। वहीं खराब और बहुत खराब वाले 27% लोग हैं जो खराब या बहुत खराब मानते हैं राहुल गांधी के प्रदर्शन को। जो अगला सवाल हमने इस सर्वे में पूछा वो ये था कि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस का प्रदर्शन आप कैसा आंकते हैं, तो बहुत अच्छा 27, अच्छा 20, मिलके होता है 47, लेकिन उसमें अगर आप ये 14 जोड़ दीजिए जो एवरेज मान रहे हैं, यानी वो नाराज नहीं दिखते हैं, तो वो 14% भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 60% के आसपास हो जाता है। खराब और बहुत खराब, खराब मानते हैं 18% और 14% बहुत खराब मानते हैं। जो अगला सवाल हमने इस सर्वे में पूछा है, क्या इंडिया गठबंधन जारी रहना चाहिए, 63%। ये हम आपको बता रहे हैं पिछले जब फरवरी में हमने 6 महीने पहले किया था 65% लोग कह रहे थे हाँ इंडिया गठबंधन रहना चाहिए, 2% आंकड़ा गिरा है, अब 63% कह रहे हैं कि हाँ ये इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी दलों का जो गुट बना था इंडिया गठबंधन का वो रहना चाहिए। वहीं 26% पहले कह रहे थे नहीं, अब 25% कह रहे हैं नहीं। अगला सवाल जो हमने अपने सी वोटर सर्वे में पूछा है, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है, तो इसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 36% वोटों के साथ सबसे आगे हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर है ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू है तीसरे नंबर पर 7% का। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता टॉप 3 में अपनी जगह नहीं बना पाया। मुख्यमंत्री अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें आएंगी, ये देख लीजिए। लोकसभा में किसको कितनी सीटें, तो एनडीए को 324, 11 सीटें अन्य को और 208। पिछली बार के परफॉर्मेंस से 2024 से ये आंकड़ा काफी आगे बढ़ता हुआ अगर आज चुनाव हुए तो। अब अगला नंबर आपको दिखा देते हैं, लोकसभा में किसको कितनी सीटें आ रही हैं, तो कितना वोट शेयर 47% एनडीए का वोट शेयर, 12 अन्य का और इंडिया गठबंधन का 41, यानी 6% का गैप दोनों के बीच में दिख रहा है। अब अगला आंकड़ा पार्टी वाइज भी आपको दिखा देते हैं कि पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि पार्टी के नजरिए से देखिए तो बीजेपी जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीट लाई थी वो 260 सीट पर पहुंच रही है। बहुमत के आंकड़े से अभी भी 13 सीट दूर है।
186 अन्य को और 97 कांग्रेस पार्टी को जो 99 सीटें उनको आ रही थी वो अब घटकर हो गई हैं 97। 2 सीटों की मामूली गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। और ये है आखिरी जिसमें आप वोट परसेंटेज देख रहे हैं। 41% वोट्स बीजेपी को जाते हुए पार्टी वाइज हम दिखा रहे हैं। 21% जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। ये कांग्रेस पार्टी को है, इसको ठीक कर लीजिएगा, और ये अन्य को जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये है इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे कि अगर आज हो देश में चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, किसको आएंगी कितनी सीटें, क्या कहता है देश का मिजाज। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थल वैष्णो देवी में हुए हादसे ने कैसे पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरा देश इस बात को लेकर गुस्से में है कि इतने खराब मौसम के बावजूद वैष्णो देवी यात्रा को रोका क्यों नहीं गया, जबकि अमरनाथ यात्रा को इस महीने की शुरुआत में इन्हीं कारणों से तय समय से कुछ दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। 26 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास लैंडस्लाइड हो गया था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। उस वक्त वहां काफी श्रद्धालु मौजूद थे। इस हादसे में अब तक 35 लोग मारे जाने की खबर है, 20 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं। वैष्णो देवी यात्रा को भारी बारिश के बावजूद जारी रखा गया, जबकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि जम्मू में जबरदस्त बारिश या बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। इस चेतावनी के बाद प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजेस को तो बंद करवा दिया, लेकिन वैष्णो देवी यात्रा के रोके जाने को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की इस लापरवाही से खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। की बात हमें बाद में करनी होगी। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। पूरे साल वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि वैष्णो देवी मां दुर्गा के 108 शक्ति पीठों में से एक है। हालांकि वेदों और पुराणों में कोई लिखित उल्लेख नहीं है, लेकिन भागवत और दुर्गा सप्तशती में इनका उल्लेख किया गया है। जिस पर्वत पर वैष्णो देवी गुफा है उसे त्रिकुटा पर्वत कहते हैं और मान्यता है कि वैष्णो देवी ने लोक कल्याण के लिए त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी और फिर उनकी ऊर्जा ने 3 पिंडियों का रूप ले लिया था। लाखों भक्त मां वैष्णो के इन्हीं रूपों के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। हर कोई ये मानता है कि जो भी मनोकामना माता वैष्णो देवी के सामने रखी जाए वो जरूर पूरी होती है और श्रद्धालु पूरा होने के बाद वापस माता के दरबार में जाते हैं। साल 2020 से 24 तक करीब 5 करोड़ लोग वैष्णो देवी आए थे। पिछले 3 वर्षों से सालाना 90 से 95 लाख लोगों ने वैष्णो देवी माता के दर्शन किए। पिछले साल मॉनसून के 4 महीनों जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, जबकि मॉनसून में पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश होती है। वैष्णो देवी में माता वैष्णो देवी के दर्शन में लाखों लोगों की आस्था है और इसीलिए श्राइन बोर्ड, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये दबाव देखिए साल दर साल वहां बढ़ता ही चला जा रहा है। जो भी वहां पर जाता है वो देखता है हर वर्ष अगर आप देखिए तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर पहुंचने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या दिन क्या रात लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े रहते हैं और नवरात्र के दिनों में तो असीम तरीके से आप देखेंगे तो आपको कोई और छोर नहीं दिखेगा। श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचता है आस्था और विश्वास लिए और इसीलिए जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। व्यवस्था देखने के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, लेकिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति क्या घोर लापरवाही बरती गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन यह हादसा हुआ है उस दिन जम्मू कश्मीर में बारिश ने 115 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक माता वैष्णो देवी हादसे वाले दिन यानी 26 अगस्त मंगलवार की सुबह 8:30 बजे से बुधवार की सुबह 8:30 बजे तक 380 मिलीमीटर बारिश हो गई। इस बारिश ने साल 1910 में 24 घंटे के अंदर 270 मिलीमीटर बारिश होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि जम्मू में अगस्त महीने में औसतन 403 मिलीमीटर बारिश होती है। आप सोचिए 380 मिलीमीटर बारिश तो वैष्णो देवी हादसे वाले एक दिन में हो गई। ऐसा नहीं है कि मौसम विभाग ने चेतावनी नहीं दी थी, सच यह है कि इस चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। धार्मिक यात्रा को लेकर प्रशासन हो, श्राइन बोर्ड को और सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस हादसे के बाद यात्रा ना रोके जाने को लेकर लोगों में गुस्सा है और पीड़ितों के पास अपनों को खोने के दर्द के अलावा कुछ नहीं बचा है। हम 5 बहन है, 2 बहन आईसीयू में भर्ती है और 2 बच्चे। मेरा पति अभी तक नहीं मिला, ना मेरा राजा बहन है और मेरा 4 परिवार नहीं ढूंढ के ला दो मेरे पति को। आपका कौन एडमिटेड है? थोड़ा पत्नी एडमिट है, उसकी टांग काट दी है। मेरी मम्मी खत्म हो गई, मेरी लाली खत्म हो गई, मेरी साली खत्म हो गई। अभी 4 लोगों का मालूम नहीं है। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। 11 महीने की बच्ची है, वो भी खत्म हो गई मेरी। तो शहीद यात्री शहीद यात्री अमर है, शहीद यात्री अमर है, शहीद यात्री अमर है। अगर इनके पास इतना बंदोबस्त वहां नहीं था तो इन्होंने ऊपर इतनी यात्रा क्यों छोड़ी? क्योंकि यात्री अपने घर से छोटे छोटे बच्चे अपने फैमिली लेके आए हैं, वो कहाँ रुकेंगे? इन्होंने जब इतनी यात्रा छोड़ी और इतनी बारिश थी, वो यात्री अपने आप को बचाने के चक्कर के अंदर में शर्ट के अंदर जब बैठे तो ऊपर से वो सारा पहाड़ आके गिरा। श्राइन बोर्ड सीओ पे एफआईआर होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर 48 घंटे पहले रेड अलर्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि कोई आदमी बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकले। और मोबाइल से आप 20 काम कर सकते हैं और मोबाइल बंद करके तो 100 काम कर सकते हैं। नमस्कार।